उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और अगर बात की जाए निषादों की राजनीति की तो हर दिन कुछ नए बयान, कुछ नए उनको लुभावने के तरीके। हम सोचे कि न्यूज़ वॉच 18 चैनल के माध्यम से एक और निषाद से बात करते हैं, चूँकि हम यहाँ पे खड़े हैं रामगढ़ ताल के पास और एक और जलवंशी हमारे साथ हैं जिनका नाम है जितेंद्र निषाद। सपा के भावी प्रत्याशी हैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से। और आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या सपने लेके वो उतरे हैं सपा में, या सपा का दामन उन्होंने थामा है, और क्या आगे उनके अगर वो चुनाव लड़ते हैं या आला कमान अखिलेश यादव जी का अगर निर्देश होता है तो वो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। मैंने देखा है, एक बार मैं कवरेज के लिए भी गया था तो जो अमर शहीद जो स्मारक थी आपने वहाँ पे मालाएं चढ़ाई थी, शहीदों को नमन किया था, बहुत बड़ा एक जन सैलाब चला था उस समय आपके साथ, क्या कहना चाहिए। मैं जो गृह मंत्री के बेटे ने जो है किसानों को ऊपर जो गाड़ी चढ़ा करके जो बर्बरता की है वह बहुत निंदनीय है और घोर अपराध है। और उनके शहादत कह लीजिए, चाहे उनके स्मृति दिवस के रूप में हम लोग जो है कैंडल मार्च करके और एक विरोध जताए कि जल्द से जल्द उनको सज़ा हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। जितेंद्र जी, सबसे पहला और अहम सवाल, चूँकि आप भी उसी विधानसभा क्षेत्र से चौरी चौरा में, मैं वहाँ पे स्वयं गया था और शहीद स्थल की जो हालत मैंने देखी, चारों तरफ पानी है, गंदगी है, कूड़ों का अंबार है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं शहीदों को लेकर, इस पे क्या कहना चाहेंगे। अगर आप कल को कुछ हो गए या नहीं भी तो अपने तरफ से क्या कहेंगे, कम से कम उस शहीद स्थली को देखते हुए। देखिए, उस शहीद स्थली पे हम गए, एक बार नहीं कई बार मैं गया हूँ। वहाँ का जो व्यवस्था है, शहीदों को एक तरह से कहा जाए शहीदों का अपमान है। इस देश को आज़ाद कराने में जिस क्रांतिकारी धरती पर जिस क्रांतिकारी वीरों का महा योगदान रहा है, अब उनका अपमान ये भारतीय जनता पार्टी कर दे रही है, तो वो भाई उनकी सोच है। लेकिन हमारे नज़र में तो वह इस भारत के वीर सपूत थे वो, और उसमें कोई शक नहीं है। और उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और जो अपमान करता है वो देश के लायक, इस देश का न कह कर समझ लीजिए वो देशद्रोही है जो उनका अपमान करता है। तो बिल्कुल देशद्रोही है अगर उनका सम्मान नहीं होता है, उनके रख रखाव में ठीक से उसका सलीका सही नहीं है। दूसरे सवाल पे आते हैं, आखिर क्यों सबको, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल के नेता हो गए हैं डॉक्टर संजय निषाद। संजय निषाद और निषाद समाज क्या देख रहा है वो। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद को लोग हमारे निषाद समाज के लोगों ने अपना अगुआ मान करके और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, जिससे पूरे देश के लोग जान गए। लेकिन वही संजय निषाद ने अखिलेश निषाद, जो शहीद अखिलेश निषाद को कसरवल कांड में उन्हीं के कथित व्यवस्था के तहत उसकी हत्या होती है, और उस हत्या पे ये जो है अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। और उसके बाद यह जो है, जो समाज के लोगों ने चंदा दे करके, सहयोग दे करके, जो पैसे इकट्ठा करके उसके परिवार के, उसके पिताजी को देने का काम किया, उस पैसों को इन्होंने हड़पने का काम किया, वो भी हड़प लिए। उसके बाद में उस लाश पे इन्होंने राजनीति का अपना स्तंभ खड़ा किया। और निषाद समाज के लोगों को इन्होंने पहले लालीपाप दिखाया कि आप लोग मेरे साथ हो जाइए और आप लोग मुझे खून दीजिए, हम लोग आपको आरक्षण देंगे। जिस पे निषाद समाज एकदम अंधभक्त की तरह उनके पीछे चल दिया। लेकिन वही संजय निषाद ने माननीय अखिलेश यादव जी के पास गए, और माननीय अखिलेश यादव निषादों के समझ लीजिए एक तरह से बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। और उन्होंने जो है इस इस गोरखपुर की धरती पर जो योगी आदित्यनाथ का सल्तनत कहा जाए, चाहे उनकी कह लीजिए, उनका साम्राज्य कह लीजिए, उसको उखाड़ फेंकने का काम इस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से ये सल्तनत उखाड़ दी गई थी। और संजय निषाद के बेटे ने चुनाव लड़ करके जीत हासिल की थी। लेकिन वही संजय निषाद ने बेईमानी का और कह लीजिए या जो कहा बहरूपिये का बहुत बड़ा रूप धारण करके
और छल करके और धोखा दे करके। नहीं, आरक्षण कहाँ है, कहाँ मिला आरक्षण? जिसकी बात कर रहे थे संजय निषाद कि हम आरक्षण दिला के रहेंगे, तभी तो आपका जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चुनाव को सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता है, तो आखिर वो आरक्षण गया कहाँ? अपने तो एमएलसी हो गए हैं ना जी। जैसे उन्होंने जो है यहाँ पर धोखा दे के भगे और उसके बाद में लालच दिए क्या कि जो वर्तमान में पार्टी है उसके साथ हम अगर साथ देंगे, उसको जिताएंगे, केंद्र में जिसकी सरकार है उसको प्रदेश में जिता देते हैं तो हमको आरक्षण आसानी से मिल जाएगा। इस लालच में उस आदमी ने धोखा दे करके जो उनको ज़मीन से आसमान पर बिठाने का काम किया, श्री अखिलेश यादव जी को धोखा दे करके वो आदमी योगी के गोद में जा कर के बैठ गया और जिसका परिणाम ये रहा, योगी और मोदी ने मिलकर के इसको बंदर की तरह नचाना शुरू कर दिया और ये बंदर की तरह ये डॉक्टर संजय निषाद ने नाचने का काम किया और आज भी लोग उसको बंदर की तरह नचा रहे हैं। और आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने कभी बात ही नहीं रखा और बात भी रखते हैं तो डर के रखते हैं, जैसे लगता है कि ये अपराधी हों। हमको तो लगता है कि कसरवल कांड जो हुआ था इन्हीं के कथाकथित, इन्हीं के प्लान पे हुआ था। अगर आज भी सीबीआई जांच हो तो डॉक्टर संजय निषाद जेल के पीछे होंगे और उसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन ये भी सरकार उनको बचाने में लगी हुई है और डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी बन करके सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने बेटे को सांसद बना लिए। उसी अखिलेश निषाद के शहादत के बदौलत अपने बेटे को सांसद बना लिए, अपने एमएलसी बन गए और निषाद समाज को आरक्षण न दे करके निषाद समाज को भाजपा के हाथों बेच दिया उन्होंने। अब बेचने के बाद आज भी उनको संतोष नहीं है, अब बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं, अब परेशान हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी खुद उसकी पैर के ज़मीन से नीचे खसक चुकी है। वो परेशान है कि अगर इसको आरक्षण देते हैं तो दूसरा वर्ग जो है बगल में खड़ा है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा और इनको खुश करते हैं तो वो नाराज़ होगा। उनको खुश रखने के लिए इनको हम नहीं, तो आप बताइए तो फिर मुद्दा क्या होना चाहिए? आखिर निषाद जो समुदाय है वो बीजेपी से या सपा से जुड़े क्यों? अगर आरक्षण मुद्दा नहीं हम मानते हैं तो आखिर माना क्या जाए? में जो गृह मंत्री के बेटे ने जो है किसानों को ऊपर जो गाड़ी चढ़ा करके जो बर्बरता की है वह बहुत निंदनीय है और घोर अपराध है। और उनके शहादत कह लीजिए चाहे उनके स्मृति दिवस के रूप में हम लोग जो है कैंडल मार्च करके और एक विरोध जताए कि जल्द से जल्द उनको सज़ा हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। जितेंद्र जी, सबसे पहला और अहम सवाल, चूँकि आप भी उसी विधानसभा क्षेत्र से चौरी चौरा में, मैं वहाँ पे स्वयं गया था और शहीद स्थल की जो हालत मैंने देखी, चारों तरफ पानी है, गंदगी है, कूड़ों का अंबार है और ये लोग कह रहे हैं कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं शहीदों को लेकर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कल को कुछ हो गए या नहीं भी तो अपने तरफ से क्या कहेंगे, कम से कम उस शहीद स्थली को देखते हुए? देखिए, उस शहीद स्थली पे हम गए, एक बार नहीं कई बार मैं गया हूँ। वहाँ का जो व्यवस्था है, शहीदों को एक तरह से कहा जाए शहीदों का अपमान है। इस देश को आज़ाद कराने में जिस क्रांतिकारी धरती पर जिस क्रांतिकारी वीरों का महा योगदान रहा है, अब उनका अपमान ये भारतीय जनता पार्टी कर दे रही है तो वो भाई उनकी सोच है। लेकिन हमारे नज़र में तो वह इस भारत के वीर सपूत थे वो, और उसमें कोई शक नहीं है और उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और जो अपमान करता है वो देश के लायक, इस देश का न कह कर समझ लीजिए वो देशद्रोही है जो उनका अपमान करता है। तो बिल्कुल देशद्रोही है अगर उनका सम्मान नहीं होता है, उनके रख रखाव में ठीक से उसका सलीका सही नहीं है। दूसरे सवाल पे आते हैं, आखिर क्यों सबको, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल के नेता हो गए हैं डॉक्टर संजय निषाद और निषाद समाज क्या देख रहा है वो? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद को लोग हमारे निषाद समाज के लोगों ने अपना अगुआ मान करके और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, जिससे पूरे देश के लोग जान गए। लेकिन वही संजय निषाद ने अखिलेश निषाद, जो शहीद अखिलेश निषाद को कसरवल कांड में उन्हीं के कथाकथित व्यवस्था के तहत उसकी हत्या होती है और उस हत्या पे ये जो है अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। और उसके बाद यह जो है, जो समाज के लोगों ने चंदा दे करके, सहयोग दे करके, जो पैसे इकट्ठा करके उसके परिवार के, उसके पिताजी को
देने का काम किया, उस पैसे को इन्होंने हड़पने का काम किया, वो भी हड़प लिए। उसके बाद में उस लाश पे इन्होंने राजनीति का अपना स्तंभ खड़ा किया और निषाद समाज के लोगों को इन्होंने पहले लॉलीपॉप दिखाया कि आप लोग मेरे साथ हो जाइए और आप लोग मुझे खून दीजिए, हम लोग आपको आरक्षण देंगे, जिस पे निषाद समाज एकदम अंधभक्त की तरह उनके पीछे चल दिया। लेकिन वही संजय निषाद ने माननीय अखिलेश यादव जी के पास गए और माननीय अखिलेश यादव निषादों के समझ लीजिए एक तरह से बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और उन्होंने जो है इस 21 गोरखपुर की धरती पर जो योगी आदित्यनाथ का सल्तनत कहा जाए, चाहे उनकी कह लीजिए उनका साम्राज्य कह लीजिए, उसको उखाड़ फेंकने का काम इस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से ये सल्तनत उखाड़ दी गई थी और संजय निषाद के बेटे ने चुनाव लड़ करके जीत हासिल की थी। लेकिन वही संजय निषाद ने बेईमानी का और कह लीजिए या मनो जो कहा बहरूपिये का बहुत बड़ा रूप धारण करके और छल करके और धोखा दे करके नहीं आरक्षण कहाँ है, कहाँ मिला आरक्षण? जिसकी बात कर रहे थे संजय निषाद कि हम आरक्षण दिला के रहेंगे, तभी तो आपका जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चुनाव को सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता है, तो आखिर वो आरक्षण गया कहाँ? अपने तो एमएलसी हो गए हैं ना जी। जैसे उन्होंने जो है यहाँ पर धोखा दे के भगे और उसके बाद में लालच दिए क्या कि जो वर्तमान में पार्टी है उसके साथ हम अगर साथ देंगे, उसको जिताएंगे, केंद्र में जिसकी सरकार है उसको प्रदेश में जिता देते हैं तो हमको आरक्षण आसानी से मिल जाएगा। इस लालच में उस आदमी ने धोखा दे करके जो उनको ज़मीन से आसमान पर बिछाने का काम किया, श्री अखिलेश यादव जी को धोखा दे करके वो आदमी योगी के गोद में जा कर के बैठ गया और जिसका परिणाम ये रहा, योगी और मोदी ने मिल करके इसको बंदर की तरह नचाना शुरू कर दिया और ये बंदर की तरह ये डॉक्टर संजय निषाद ने नाचने का काम किया और आज भी लोग उसको बंदर की तरह नचा रहे हैं। और आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने कभी बात ही नहीं रखा और बात भी रखते हैं तो डर के रखते हैं, जैसे लगता है कि ये अपराधी हूँ। हमको तो लगता है कि कसरवल कांड जो हुआ था इन्हीं के कथाकथित इन्हीं के प्लान पे हुआ था। अगर आज भी सीबीआई जांच हो तो डॉक्टर संजय निषाद जेल के पीछे होंगे और उसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन ये भी सरकार उनको बचाने में लगी हुई है और डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी बन करके सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने बेटे को सांसद बना लिए। उसी अखिलेश निषाद के शहादत के बदौलत अपने बेटे को सांसद बना लिए, अपने एमएलसी बन गए और निषाद समाज को आरक्षण न दे करके निषाद समाज को भाजपा के हाथों बेच दिया उन्होंने। अब बेचने के बाद आज भी उनको संतोष नहीं है, अब बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं, अब परेशान हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी खुद उसकी पैर के ज़मीन से नीचे खसक चुकी है। वो परेशान है कि अगर इसको आरक्षण देते हैं तो दूसरा वर्ग जो है बगल में खड़ा है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा और इनको खुश करते हैं तो वो नाराज़ होगा। उनको खुश रखने के लिए इनको हम नहीं तो आप बताइए। तो चलिए ये सारी बातें तो हो गई, संजय निषाद की बात हो गई, आरक्षण की बात हो गई। जरा आप बताइए, आपका चुनावी क्षेत्र है, संगीता यादव से लोग क्या वहाँ पे खुश नहीं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सब झूठे हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। वहाँ पे जनता ने तो पोस्टर भी यहाँ तक लगा दिया कि लापता विधायक लापता है। और ये बताइए, कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है, जनता चुनती है तो बड़ी उम्मीद से चुनती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहेगा, कम से कम मेरी बात तो सुनेगा, मेरे सुख दुख में खड़ा तो होगा। भाई कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, बिल्डिंग नहीं खड़ा करता है, बहुत पैसे नहीं ले दे देता है, लेकिन क्या है सुख दुख में खड़ा होने के लिए आदमी प्रतिनिधि को सोचता है कि अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव हो। लेकिन चौरी चौरा की जो वर्तमान में जो भाजपा की विधायिका हैं उनको तो वहाँ की जनता ने नकार चुका है, पूरी तरह से नकार दिया है। और जिसका उदाहरण भी मैं बता दूं, कुछ दिन पहले जो है लोग पोस्टर भी लगा दिए कि विधायक लापता है। भाई अब जनता आपको बनाई है, जनता के सुख दुख में आपको खड़ा रहना चाहिए, घर पे बैठने से थोड़ी होता है, चाहे लखनऊ जाने से थोड़ी होता है। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि बहरूपिये का रूप भारतीय जनता पार्टी वाले धरते हैं, उन्हीं में से एक भी हैं वर्तमान विधायिका। अच्छा, बात अगर केंद्र की राजनीति की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए तो ठीक है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम योगी सरकार की बातें करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भयमुक्त शासन की बात की जाए। और जब आपकी सरकार थी, यानी अखिलेश यादव की सपा की सरकार थी, तो उसमें कहा जाता था कि गुंडागर्दी होती है, ये सारी चीज़ें हैं, भाई भतीजावाद है, जातिवाद है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
उस समय जो बदमाशी करते थे, चाहे गुंडई करते थे, तो उनको तुरंत जो है उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा जाता था। आज तो ये है कि सामने ही प्रशासन के लोग हत्या कर दे रहे हैं और कप्तान और डीएम उसको दबाव बना रहा है उसके परिवार के ऊपर कि तुम जो है मुकदमा मत लिखवाओ, तुम्हारी व्यवस्था होगी, हम कर देंगे। ये बताइए कहाँ का न्याय है? इससे बड़ा गुंडागर्दी कहाँ क्या हो सकता है? सीबीआई जांच तो हो रही है। सीबीआई जांच हो रही है। ये बताइए जो साक्षात कैमरे में दिख रहा है, सब कुछ सामने, सीबीआई जांच क्या जरूरत है? उसको सजा होना चाहिए सीधे सीधे। जब आपके पास प्रमाण है, सब कुछ है, पूरा प्रूफ है, तो अब उस पर अब आप सीबीआई जांच लगाइए चाहे कुछ लगाइए, तो बचाने की व्यवस्था है ना। मान लीजिए सीबीआई किसकी है? आपकी ही है, केंद्र प्रदेश में आप ही हैं, और चाहे जो भी आप जांच लगाएंगे वो आपके ही द्वारा होना है। उसमें जांच की आवश्यकता नहीं थी। साफ साफ टीवी में दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जितने लोग हैं उसमें सबको सजा होनी चाहिए सीधे सीधे। उसमें ज़्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा सीबीआई जांच चाहे एसआईटी गठित करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सरकार की मंशा साफ नहीं है, उनको बचाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो जातिवाद झलक रहा है और जातिवाद दूर दूर तक झलक रहा है। इसलिए इतना बड़ा लंबा प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है जांच का। नहीं तो अब तक उनको सीधे डायरेक्ट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा कर उनको तुरंत सजा करानी चाहिए। उसमें पीछे कोताही नहीं बरतनी चाहिए सरकार को। इतना लोग हम लोग डंडा नहीं किए होते, जो सपा वाले इतना डंडा नहीं किए होती सरकार को, तो ये बचा दिए होते कभी लोग उन लोगों को और बाइज्जत बरी कर देते इनको चलता। तो प्रियंका तो कह रही हैं कि डंडा हम लोग कर रहे हैं, मतलब सड़कों पे, मतलब कांग्रेस के लोग चाहे वो खुद ज़्यादा आ रही हैं, कह रही हैं कि विपक्ष है ही कहाँ उनके अलावा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जैसे कहा जाए मरी हुई पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जीरो है, कोई मतलब नहीं उनका है। और रही बात, उनको भी पता झूठ बोलना, तो भाई भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की भीड़ मैंने भी देखी थी, प्रियंका में भीड़ मैंने भी देखी थी गोरखपुर की। इस पे बताइए। हाँ, गोरखपुर में भीड़ हुई थी, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कांड में जो मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ था, इसमें उनका कोई रोल नहीं था। इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही जम करके, हमारे मुखिया ने उनके घर पे जा करके इसका विरोध प्रदर्शन किया था, तब जा करके जो है ये सब कार्रवाई हुई है। वो लोग गिरफ्तार हुए, नहीं तो गिरफ्तार भी नहीं होते। ये बताइए, वही मनीष प्रजापति जो लेबर था, बेटर था, उस का नाम मॉडल साहब पर, उसके अपराधी 24 घंटे में पकड़ लिए जाते हैं। इनके इस डायरेक्ट सब लिखा सामने सीसीटीवी कैमरे में कैद है और सब कुछ दिख रहा है। इसके अपराधी 15 दिन 20 दिन बाद पकड़े जाते हैं। वो भी हम लोग डंडा नहीं किए होते तो नहीं पकड़े जाते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम जितना लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जम करके जो है एकदम डंडा किया भारतीय जनता पार्टी को, तब जा करके जो है वो अपराधी पकड़े गए, नहीं तो पकड़े नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र जी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं पर्सनल इंटरव्यू भी लिया था चुनावी माहौल में, यहीं पे चंपादेवी पार्क में आए थे, ये सारी बातें हुई थी। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है योगी सरकार में? देखिए, एक चीज़ बता दूँ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उसी समय का जितना काम है उसी समय का है, नया कोई काम नहीं है। एक नया काम उन्होंने नहीं किया है। आप भी बता दीजिए, एम्स माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ज़मीन फ्री होल्ड किया था, ये आपको भी पता है। ये बताइए, तो श्रेय सिर्फ फीता काट के श्रेय ले रहे हैं। चिड़ियाघर भी उन्हीं का देन है। इस रामगढ़ तार का सुंदरीकरण भी उनकी ही देन है। जितने 4 लेन यहाँ पे हैं, जिले से कनेक्टिविटी है, सब माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। ये बताइए, योगी जी ने क्या किया है यहाँ पर? फर्टिलाइज़र जो बना है, फर्टिलाइज़र में भी यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिली। 10,000 नौकरी है उसमें, लेकिन यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिली है। सब बाहरी लोगों की नौकरी लगी है। वो बोले थे कि 60% पूर्वांचल के लोगों को नौकरी हम देंगे, लेकिन लगता है पूर्वांचल में योगी जी चाहते हैं कि पूर्वांचल में कोई नेता ना पैदा हो और न हमारे कोई बराबरी का कोई खड़ा हो। ये बताइए, आप देखे होंगे योगी जी ने मंच पर खुले कह दिया कि उत्तर प्रदेश में नौकरी बहुत है, मगर यहाँ की युवाओं में वो बात नहीं है, उस योग्य नहीं है। ये बताइए, युवाओं का अपमान करने वाले आप कौन होते हैं? अरे युवाओं की देन है कि आप आज गद्दी बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप उस लायक नहीं थे। 4.5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, वो तो पोस्टर में दिखा रहे हैं बाकायदे। अच्छा, ये बताइए, वह अपमान एक तो किए, युवाओं का अपमान किए, ऊपर से कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरी। ये बताइए, नौकरी तो दिए है तो लिखित में, वो तो आप भी सर्च कर सकते हैं, नेट पे है कितना नौकरी उन्होंने दिया है। उन्होंने नौकरी ले लिया, दिया नहीं, उन्होंने नौकरी ले लिया है। ये बताइए, जितने छोटे छोटे कल कारखाने थे सब समाप्त हो गए। छोटे से कारखाने भी रहते थे, उसमें 10-20 लोग काम करते थे, 10,000 15 महीने में पाते थे। आज तो उससे भी बदतर स्थिति है। इन लोगों ने करोड़ों करोड़ों नौकरी खा गए,
लेकिन नौकरी ये चाहते हैं कि पिछड़ी और एससी के लोगों के लिए इनके साफ तौर पे इनके मन में ये चल रहा है कि पिछड़ी और एससी के लोग नौकरी में ना आए। नौकरी में आएंगे तो इनकी स्थिति माली हालत ठीक हो जाएगी, तो ये सामने फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे और इनकी पुराने ज़माने में जिस तरह माली हालत बदतर थी उस तरह से ये नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं कि उस तरह माली हालत बदतर होती जाए इनकी। और महंगाई तो देख रहे चरम सीमा पे एकदम है। लोग अब 500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति कैसे अपना 4 परिवार है तो कैसे चलाएगा, वो हालत ख़राब है। 220 रुपया के ऊपर तेल हो गया, कड़ू का तेल हो गया है, डीजल पेट्रोल कर 50 रुपया बढ़ा दिए, 12 रुपया कम कर दिए। क्या मतलब है, आपने कम कहाँ किया, आप तो बढ़ाए ही हैं, कम कहाँ किए। लेकिन क्या है, इनको बस सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है। कोरोना का देख लीजिए, कोरोना काल में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, दवा नहीं दिया, लोग मरते रहे, इन लोग अपने चुपचाप कान में रुई तेल डाल के शांत हो गए, कुछ नहीं किए। और यही गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में लाशों का अंबार लगता रहा और लोग त्राहिमाम हर परिवार से होता रहा। निर्भर कब कहा जाता, आप उस योग्य मुझे बना दो, मुझे नौकरी दो, मुझे आर्थिक व्यवस्था से मजबूत करो, मुझे खाने पीने रहने की सब व्यवस्था दो। जब सब व्यवस्था हो जाए तब कहो आत्मनिर्भर हो जाओ। अब हमने कर दिया, अब तुम आत्मनिर्भर हो, अब तुम निर्भर बन जाओ। अब ये होना चाहिए आत्मनिर्भर का मतलब होता है ये नहीं कि आप मर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं और आपके घर में खाने को नहीं है। आप बोल दीजिए उस समय आपके लाले पड़े हैं, बीमार हैं, मरने के कगार पे, आप उस समय बोल दीजिए कि आत्मनिर्भर हो जाओ। और 130 करोड़ जनता को इन्होंने मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया कि तुम मरो। आत्मनिर्भर का मतलब यही है। कोरोना बताइए, बुरे वक्त में राजा मालिक होता है प्रजा का, वो हर संभव प्रयास करता है कि हमारी प्रजा सुरक्षित हो, लेकिन इन बहुरूपियों ने प्रजा को मौत के मुंह में ढकेल दिया कि तुम मरो चाहे भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। 100 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन भी लगवाए हैं ये लोग। ये बताइए वैक्सीन लगवाने से क्या हो गया, भगवान भरोसे सब लोग बच गए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, अपने आप को बहुत गौरवान्वित, बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग किसी का कुछ बिगाड़े नहीं हैं, कि हम लोग बच गए, नहीं तो इन्होंने तो मरने के लिए छोड़ ही दिया था। नहीं, गोरखपुर में एक भी केस अब रिपोर्ट नहीं हो रहा है कोरोना का। अच्छा ये बताइए, जितने लोग कोरोना मरे हैं, लाशें जल रही थी, जिस तरह से गांव में कढ़ाई जलती है, क्या नाम है, क्या बोलते, कढ़ाई चढ़ती है काली माई को और डी बाबा को कढ़ाई चढ़ती है, तो लाइन से एकदम पास में खूब घनी आबादी की तरह से भीड़ लगती है। उसी तरह से इस राजघाट पे लाशों का अंबार था, जलाया जा रहा था। आधे कुछ लोगों को तो आगे भी नसीब नहीं हुई, उसी तरह लाशों को फेंक दिया गया, खड्डा खोद करके तोप दिया गया। ये बताइए क्या उसको योगी और मोदी ने नहीं देखा उस चीज़ को, उस नज़ारे को? उनको क्या फ़र्क पड़ता है, देश गड्ढे में जाए, देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। उनको सिर्फ अपना दिख रहा है कि हम राजा बने रहें, हमसे दुनिया से क्या लेना देना है। सिर्फ वो झूठ बोल करके, सलूफा छोड़ करके। ये बताइए उनके पास कोई मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर को छोड़ करके उनके पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। चलिए चौरी चौरा की बात करते हैं। चौरी चौरा का जो युवा वर्ग है किसके तरफ देख रहा है? देखिए, युवा तो चिल्ला के कह रहा है कि जय अखिलेश, जय अखिलेश, और जय अखिलेश 2022 में तय अखिलेश। युवा तो चिल्ला रहा है, आप उसको मीडिया न दिखाए, वो अलग बात है। मैं आऊँगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं चौरी चौरा में आऊँगा, और केवल एक जगह पे नहीं कि 10 लोगों को इकट्ठा करके 10 गांव में घूम के रिपोर्टिंग करूँगा, पूछूंगा लोगों से कि इस बार क्या मन बनाया है आपने, लेकिन आपने क्या मन बनाया है, कैसी तैयारी देखिए, हम लोग एकदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे जोरों शोर से तैयारी एकदम है, और हर संभव पूरा प्रयास है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी की इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और युवा तैयार है एकदम, युवा का बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें भी तैयार हैं एकदम कि अखिलेश जी को इस बार मुख्यमंत्री बना देना है। तो ये हमारे साथ थे चौरी चौरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी सपा से जितेंद्र निषादी। बड़े बेबाकी से उन्होंने सवालों का जवाब दिया और अपनी बातों को रखा। केंद्र सरकार की भी जहां तक बात हुई और जहां तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की भी बात को सवालों के दौरान उन्होंने सारी चीज़ों का जवाब भी दिया। लेकिन जवाब वक्त देता है और वक्त में बड़ी ताकत होती है, और इसी ताकत को देखना है इस चुनाव में कि क्या वहाँ की जनता, चौरी चौरा की जनता इनको आशीर्वाद देती है या नहीं। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।